गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखना है। सो लेट्स सी द टॉपिक्स ऑफ द डे। दिस आर द टॉपिक्स जिसके ऊपर आज हमें करनी है यहाँ पे कुछ बातें। So the first topic that is about critical mineral recycling incentive scheme जो भी रिसेंटली वहां पे लॉन्च की गई है। देन आफ्टर कुछ ब्लिजर्ड के ऊपर कुछ बात करेंगे। शेड्यूल एम नॉर्म्स जो फार्मास्यूटिकल के लिए वहां पे अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। कुछ मॉडिफिकेशंस वहां पे हुए हैं। साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रेयो बैंक। And the last topic will be about IUCN World Conservation Congress 2025, जहां पे इंडिया जो है वो अपनी रेड लिस्ट को वहां पे प्रेजेंट करने वाला है IUCN के अंदर। तो उसके बारे में कुछ करेंगे बातें। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो PDF है आपके सामने, इट इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम, आप भी इसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस PDF। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल के ऊपर इसको अपलोड किया गया है, जिसकी लिंक जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। सो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। देखिए, जब भी किसी स्कीम के अंदर वहां पे रिसाइकलिंग करने की बात आती है, इसका मतलब उसका आपको बार बार वहां पे यूज करना होता है। और अगर आप किसी चीज को रिसाइकल कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली आपके बहुत से एक्सपेंसेस जो है वो वहां पे बचने वाले हैं, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एज वेल एज also a kind of economical benefit, as it will definitely reduce your imports। जो चीज आप बाहर से अलग से मंगवाने वाले थे, तो वही चीज अगर आपकी यहाँ पे बार बार रिसाइकल करके अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी इंपोर्ट के ऊपर भी वहां पे थोड़ा सा तो इकोनॉमिकल बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज इश्यूड डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द 1500 करोड़ रुपीस क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। 1500 करोड़ रुपए की एक क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम जो अभी रिसेंटली वहां पे डिक्लेयर हुई है, जो हमारे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका एक पार्ट माना जाता है। और उसी के ऊपर यहाँ पे रिसेंटली भी गाइडलाइंस वहां पे हुई है डिक्लेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। जिससे होगा क्या कि हमारी डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है उसे वहां पे प्रमोशन वहां पे मिलेगा। हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो वहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो एक्चुअली जानते हैं इसके बारे में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है वहां पे नॉर्मली रेशियो कौन सा चलता है, 60-40 एंड 90-10। मतलब अगर कोई ऑर्डिनरी स्टेट है तो 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट, एंड फॉर द स्पेशल स्टेट्स 90% विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग 10% फॉर स्टेट गवर्नमेंट under the Ministry of Mines, designed to promote the recycling of critical minerals from secondary sources such as e-waste and spent lithium-ion batteries। इनकी गिनती क्या है कि भैया जो ऑलरेडी यूज्ड लिथियम आयन बैटरीज है या फिर जो ई वेस्ट वगैरह है, वहां से हमें क्रिटिकल मिनरल्स को वापस एक बार बाहर निकालना है ताकि उसका वापस वहां पे यूज कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। So that is a kind of concern, that is a kind of project। और उसके साथ अगर हम बात करें तो उसकी जो पेरेंट स्कीम है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव स्कीम। जो कौन सी स्कीम के अंडर में काम करती है, तो उसकी जो पेरेंट स्कीम है दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को वहां पे कम करना है फॉर एसेंशियल मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। साथ में सर्कुलर इकोनॉमी को वहां पे थोड़ा सा और बिल्ड करना है। और बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स है उसका यहाँ पे रीयूज वगैरह हमको करना है। की फीचर्स क्या रहेंगे, तो बोले 1500 करोड़ रुपए का वहां पे एक पूरा आउटले है। एलिजिबिलिटी किसकी है, मतलब ये 1500 करोड़ रुपए में से किसको बेनिफिट मिल सकता है। So it covers new units, capacity expansion and modernization of existing recycling units।
नए नए यूनिट्स को भी वहां पे लाभ मिलेगा, और साथ में जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको मॉडर्नाइज होने के लिए भी वहां पे पैसे वगैरह मिल जाएंगे। फीडस्टॉक सोर्स की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज एंड अदर मेटल रिच स्क्रैप। तो वहां पे ई वेस्ट में से, लिथियम आयन बैटरीज में से, और साथ में जो मेटल रिच स्क्रैप है उन सब के ऊपर वहां से ये क्रिटिकल मिनरल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने की बात है। सो बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करें, बोथ लार्ज रिसाइकलर्स एज वेल एज स्टार्टअप्स विद द सेलिंग्स ऑफ 50 करोड़ एंड 25 करोड़ रुपीस इन रिस्पेक्टिवली, तो उन सबको यहाँ पे लाभ मिलेगा। एंड द फोकस एरिया तो हमको पता ही है कि भैया क्रिटिकल मिनरल्स को आपको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, कि अगर ऐसी स्कीम हम चलाते हैं तो हमारी क्या गिनती है कि इसके आउटकम में वहां पे आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो 270 किलो टन्स पर ईयर रिसाइकलिंग कैपेसिटी को डेवलप करना, साथ में 40 किलो टन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एन्युअली उसका वहां पे यील्ड वहां पे प्राप्त करना, मोबिलाइज 8,000 करोड़ रुपीस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 70,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। तो वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने की बात है, जॉब क्रिएशन की बात है, और साथ में एक बढ़िया सा क्रिटिकल मिनरल का एक प्रोडक्शन वहां पे बढ़ाने की भी बात है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो डेफिनेटली हमारी जो रिलायंस है चाइना के ऊपर हो गया या फिर अदर नेशंस के ऊपर हो गया फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, तो हमारा वो रिलायंस वहां पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और सर्कुलर इकोनॉमी जो है वहां पे थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी वहां पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट भी वहां पे हो सकता है, और साथ साथ आपकी जो इकोनॉमिकल एस्पिरेशंस है आप उसको भी वहां पे कवर अप कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, दैट इज पीडी गुरुकुल, गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा। गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। यस, द न्यू बैचेस आर अबाउट टू बी लॉन्च्ड, जो कि दिवाली के बाद वहां पे शुरू होगी फ्रॉम द 1st और 2nd डेट ऑफ नवंबर। सो दिवाली के बाद नई बैचेस यहाँ पे होने वाली है शुरू, और उसकी ऑफर्स अभी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। एज अ दिवाली ऑफर you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. Yes, 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship will be there. और एग्जाम की रिगार्डिंग आपको एक परफेक्ट वहां पे गाइडेंस दिया जाएगा, जहां पे ऑन एन एवरेज 15 to 16 मंथ्स का एक बहुत ही एनलार्ज्ड एक कोर्स आपको वहां पे मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक्सेस यहाँ पे आपके पास होंगे, तो और वो भी लाइव लेक्चर्स वहां पे रहेगी, दैट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच इन दी ऑनलाइन जोन। साथ में ऑफलाइन बैचेस भी वहां पे रहेगी, और 15-16 महीने का एक पूरा वहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो फॉर दैट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो बाय कांटेक्टिंग दिस नंबर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू बैचेस, regarding the syllabus, the strategy, the directions that we are providing and the level of education जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल सकती है। तो अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो एक बार वहां पे एनरोलमेंट करवाइए, एटलीस्ट वहां पे जो फ्री डेमो सेशंस है आप उसको वहां पे अटेंड करें, एंड यू कैन गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि भैया कौन से लेवल पे प्रिपरेशन होती है यहाँ पे सिविल सर्विस की, क्योंकि गुजरात के अंदर आपको इस लेवल पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन वहां पे आपको नहीं मिल सकती, दैट इज फॉर श्योर। सो एक बार वहां पे डेमो सेशंस को वहां पे अटेंड कीजिए, और उसके बाद इट इज ऑलवेज लाइक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सो देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन द बैच, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑल अबाउट ब्लिज़ार्ड, बर्फ वर्षा जिसको बोला जाता है ब्लिज़ार्ड। और क्यों यहाँ पे ब्लिज़ार्ड अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन में या फिर कंटेक्स्ट में आया है, क्योंकि रिसेंटली माउंट एवरेस्ट का जो ईस्टर्न फेस है दैट इज इन तिबेट, तो वहां पे सिवियर ब्लिज़ार्ड वहां पे हुए स्टार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट लगभग 1000 ट्रैकर्स जो है वो वहां पे कर्मा वैली के अंदर वहां पे फंसे हुए हैं। सो एग्जैक्टली ब्लिज़ार्ड होती क्या है?
blizzard is a severe mid-latitude snowstorm categorized by strong winds, जहां पे 56 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड के विंड्स आपको वहां पे मिलते हैं, लो टेम्परेचर्स एंड नियर जीरो विजिबिलिटी कॉज्ड बाय ब्लोइंग स्नो। तो एक तो वहां पे विंड्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, साथ साथ देखा जाए तो वहां पे स्नो की वजह से विजिबिलिटी वहां पे रहती नहीं और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा वहां पे गिर जाता है। ये नॉर्मली कौन सी वाली जगह पे यहाँ पे होता है और किसकी वजह से होता है? तो इट अकर्स व्हेन पोलर और कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मासेस इंटरेक्ट विद द मॉइस्ट मैरीटाइम और ट्रॉपिकल एयर मासेस। जहां पे कॉन्टिनेंटल या पोलर के जो कोल्ड एयर मास है वो अगर मैरीटाइम या ट्रॉपिकल के हॉट और मॉइस्ट एयर मास के साथ वहां पे इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे मान के चलिए इंटेंस स्नोफॉल आपको मिलता है, बिकॉज जो कोल्ड एयर मास है वो वहां पे टेम्परेचर डाउन कर देते हैं और जो मॉइस्ट एयर मास है वो वहां पे पानी लेके आ जाता है। तो दोनों चीज जब वहां पे मिक्स हो जाती है तो मान के चलो वहां पे एक हैवी आपको स्नोफॉल वगैरह मिलता है, अलोंग विथ वायलेंट विंड्स, बहुत ही ज्यादा हैवी स्पीड के विंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? ठीक, तो यहाँ पे होना चाहिए कोल्ड एयर सप्लाई, कहीं से कोल्ड एयर बहुत ही बढ़िया सी होनी चाहिए और साथ में वहां पे होना चाहिए एक मॉइस्चर सोर्स। तो एक तो कोल्ड एयर और साथ में है मॉइस्चर, और प्लस ये दोनों के मिक्सचर के टाइम पे वहां पे एक अपलिफ्टमेंट वाला एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू रेज ओवर द कोल्ड एयर और अप माउंटेन स्लोप्स, वी कैन से कि जहां पे ऑरोग्राफिक अपलिफ्ट वहां पे हो सकता है, फॉर्मिंग द स्नो लेडन क्लाउड्स। इन शॉर्ट एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए जहां पे एयर जो है वो अपलिफ्ट कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, और वहां से आप बोल सकते हैं कि स्नो लेडन क्लाउड्स जो है वो वहां पे कुछ फॉर्म हो सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, अ स्टीप प्रेशर डिफरेंस जनरेट्स हाई विंड स्पीड्स, बिकॉज वी ऑल नो कि भैया जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है उतनी विंड की स्पीड जो है वहां पे और तेज होती जाती है। तो जितना डिफरेंस ज्यादा, जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा, उतनी मान के चलो वहां पे विंड की स्पीड और ज्यादा, जो बेसिकली टेम्परेचर को और ज्यादा वहां पे लो कर देती है, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो स्नो जो है वो हॉरिजॉन्टली और साथ में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली आगे बढ़ता है, जो विजिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। विंड वेलोसिटी नॉर्मली 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर होती है, कभी कभार वो 120 किलोमीटर पर आवर को वहां पे क्रॉस कर जाती है। टेम्परेचर जो है इट फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग एंड इंटेंसिफाइंग द विंड चिल इफेक्ट्स। विजिबिलिटी जो है वो बिलो 0.4 किलोमीटर हो जाती है ओवर 3 आवर्स, लीडिंग टू वाइट आउट कंडीशंस। ड्यूरेशन इसका कितना चलता है? तो देखिए कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कोल्ड वेव वहां पे कैसी आती है, राइट। उसके बाद वहां पे जैसे ही वहां पे कोल्ड वेव आती है उसके बाद ये थोड़ा सा वहां पे शांत हो सकता है। वेरिएंट्स क्या है? एक होता है ग्राउंड ब्लिजर्ड्स, इट इज अ काइंड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्नो लिफ्टेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और फिर वहां पे बोल सकते हैं दैट इज नॉर्वेस्टर्स, कोस्टल ब्लिजर्ड टाइप कॉमन अलोंग द नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट। एक होता है ग्राउंड ब्लिजर्ड, दूसरे होते हैं वहां पे नॉर्वेस्टर्स। इंपैक्ट क्या है? अगर हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो स्नो एक्यूमुलेशन वहां पे हो जाता है, एवलांचेस वहां पे बनते हैं, टेम्पररी ग्लेशियल एक्सपांशन हो सकता है। सीधी सी बात से इन शॉर्ट ओवरऑल वहां पे जो स्नो कवर है वो वहां पे बढ़ने के चांस है। साथ में ऑल्बेडो को वहां पे थोड़ा सा चेंज कर सकता है और लोकल एनर्जी का जो बैलेंस है वो वहां पे चेंज कर सकते हैं। ह्यूमन के ऊपर अगर हम बात करें तो इट लीड्स टू फ्रॉस्टबाइट और साथ में हाइपोथर्मिया भी वहां पे हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ भी होती है बहुत सी बार अमंग द ट्रैकर्स एज वेल एज द रेसिडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करें तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीटली वहां पे कोलैप्स हो ही जाता है। सो दैट इज ऑल द इफेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। चलिए उसके बाद वाले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट शेड्यूल एम नॉर्म्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स। अब क्या है ये शेड्यूल एम नॉर्म्स, तो उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक रहेगा। देखिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर में रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने शेड्यूल एम नॉर्म्स को वहां पे किया है कुछ रिवाइज, और अभी उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया है कि भैया ये जो शेड्यूल एम रिवाइज्ड वाले जो नॉर्म्स है उसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना ही चाहिए। द मूव फॉलोज द रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड डेथ्स लिंक्ड टू अ कफ सिरप adulterated with डाई डायथाइनिल थाइलिन, जिसको बोला जाता है डायथाइनिल गाइकोल,
glycol, that is known as DEG, highlighting the serious lapses in manufacturing quality. So जो डायथाइलिन बोलते हैं या फिर कुछ जगह पे उसको डायथिलिन भी बोला जाता है, जो डायथिलिन ग्लाइकोल की वजह से वहां पे जो ये कफ सिरप की वजह से जो चाइल्ड डेथ्स वगैरह जो हुई, उनके रिपोर्ट्स के चलते यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि भैया ये जो नॉर्म्स है उसको आप सबको वहां पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. So, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है द मूव फॉलोज द रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स लिंक टू अ कफ सिरप एडल्ट्रेटेड बाय डाइथिलिन ग्लाइकोल. डाइथिलिन ग्लाइकोल की वजह से जो कि एक सिरप के अंदर वहां पे कफ सिरप के अंदर वहां पे मिक्स होती है, उसकी वजह से जो चाइल्ड की डेथ्स हुई, तो वहां से ये वाला जो टॉपिक है वो वापस एक बार इमर्ज हुआ है. अगर हम शेड्यूल एम नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो शेड्यूल एम इज अ सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 प्रिस्क्राइबिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया. कि भैया अगर कोई बंदा वहां पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बना रहा है तो वो चीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको लेने के बाद या फिर उसे कंज्यूम करने के बाद वहां पे डेथ वगैरह की कोई सिचुएशन वहां पे अराइज हो जाए. So it identifies the minimum requirements for facilities, equipment, quality system, documentation, and personnel to ensure the safe, effective, and consistent drug production. In short, जो drug production हो रहा है वो safe होना चाहिए, effective होना चाहिए और वो वहां पे consistent रहना चाहिए. इसकी शुरुआत कब हुई? तो इंट्रोड्यूस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, जहां पे उसका मेन टारगेट क्या था? दैट वाज टू रेगुलेट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अक्रॉस इंडिया. पहले का जो फ्रेमवर्क था, इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन फैसिलिटी हाइजीन एंड रिकॉर्ड कीपिंग विद लिमिटेड एम्फसिस ऑन प्रोसेस वैलिडेशन और डेटा इंटीग्रिटी. लेकिन अगर हम रिसेंट रिवीजन की अगर वहां पे बात करें, जो रिसेंट रिवाइज नॉर्म्स है उसकी अगर हम बात करें, द रिवाइज्ड शेड्यूल एम ब्रिंग्स इंडियन जीएमपी नॉर्म्स इन अलाइनमेंट विद WHO जीएमपी and PICS standards, strengthening India's position as a global pharmaceutical hub. Implementation की डेडलाइन वहां पे कौन सी दी गई है? तो बोले December 31st, 2025. यहाँ पे अगर उसके फीचर्स की बात है तो कुछ बातें हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के ऊपर. So there is a mandatory adoption of a structured quality and risk management framework across all the manufacturing stages. दूसरी वहां पे बात चल रही है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. सो आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ प्रोडक्ट रिस्क थ्रू साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एवोल्यूशन. एंड द थर्ड इज अबाउट डेटा इंटीग्रिटी, जहां पे अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल्स की वहां पे बात है. जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, साथ में कॉन्टेम्परनेस, ओरिजिनल, accurate, complete, consistent, enduring and available होने चाहिए. So these are the words which you can use at the time of your mains. कि जितना भी डेटा वहां पे है, जितना भी रिकॉर्ड वहां पे है, वो एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, कॉन्टेम्परेनियस वहां पे होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेट, कंप्लीट, कंसिस्टेंट एज वेल एज एंड्योरिंग वहां पे होना चाहिए. एंड फार्माको विजिलेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंपल्सरी रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ एडवर्स ड्रग इवेंट्स टू एंश्योर द पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस. कि भैया वहां पे कंप्लीटली उसकी विजिलेंस सिस्टम के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, देखरेख रखी जाएगी, और अगर कुछ भी इधर उधर लग रहा है तो उसके ऊपर वहां पे रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग वहां पे होना चाहिए. सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट नॉर्म्स एंड शेड्यूल एम नॉर्म्स, रिफॉर्म्स वगैरह भी बोल सकते हैं. साथ में इक्विपमेंट एंड प्रोसेस वैलिडेशन की वहां पे बात है. लाइफ साइकिल बेस्ड वैलिडेशन वहां पे होना चाहिए अबाउट डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सप्लाई चेन और वेंडर ट्रेसेबिलिटी की भी यहाँ पे बात हुई है. इट कंप्लीट रॉ मटेरियल ट्रेसेबिलिटी विद सप्लायर ऑडिट्स एंड डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, और इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ मॉडर्नाइज वहां पे करने की बात है, जहां पे स्टोरेज सिस्टम को एक बोल सकते हैं कि भैया कंप्यूटराइज्ड करने की जरूरत है. एनवायरमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलर सेल्फ इंस्पेक्शंस वहां पे होने चाहिए. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस शेड्यूल एम नॉर्म्स, जिसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आज वहां पे फोकस किया गया है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रेयोबैंक. देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि वाली जो बैंक है उसकी शुरुआत कहां से हुई है, कहां पे इसको लॉन्च
किया गया है। द रिसेंटली फिलीपाइंस हैज लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वा क्रायोबैंक, a pioneering initiative to freeze and preserve coral seeds to protect marine biodiversity and revive damaged reefs. क्रियोबैंक का मतलब क्या होता है कि भैया उनकी जो जेनेटिक्स वाली जो बातें हैं उसको यहाँ पे स्टोर करने की बात है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इट विल फ्रीज एंड प्रिजर्व कोरल सीड्स, जिससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगा और जितने भी डैमेज्ड रीफ है आप उन्हें वहां पे वापस रिवाइव कर सकते हैं। और इस बैंक की अगर हम बात करें, क्रियो बैंक की बात, तो एक साइंटिफिक फैसिलिटी बोल सकते हैं जो कोरल की लार्वा को अल्ट्रा लो टेम्परेचर से वहां पे फ्रीज करेगी, वहां पे उसको स्टोर करेगी और इसी के चलते उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनको फ्यूचर के लिए वहां पे प्रिजर्व किया जाएगा। वो रिसर्च करने के लिए भी वहां पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ जेनेटिक सीड वॉल्ट फॉर द कोरल्स, which will definitely help us in safeguarding the biodiversity that could be lost due to climate change and coral bleaching. तो क्लाइमेट चेंज और कोरल ब्लीचिंग के चलते वहां पे चांसेस है कि कोरल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, तो उसे वापस रिवाइव करने का एक तरीका यहाँ पे बोल सकते हैं। कौन से नेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ रीजनल नेटवर्क अंडर द कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो वहां पे फिलीपाइंस हो गया, ताइवान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है। सो दिस आर दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले वहां पे कोरल की जो लार्वा है उसको वहां पे कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद क्रियो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ उसे वहां पे एक्सपोज करके वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने की बात है, जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है उसको वहां पे प्रिवेंट करेगा। तीसरा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं वेट्रिफिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज वेट्रिफिकेशन प्रोसेस? यूजिंग अ रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक, larva are plugged into liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो उन्हें ग्लास लाइक स्टेट में वहां पे कन्वर्ट करेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम रिवाइवल प्रोसेस की बात करेंगे तो व्हेन इट इज नीडेड, लेजर बेस्ड रैपिड वार्मिंग थोस द सैंपल्स विद इन द सेकेंड्स, प्रिवेंटिंग द सेल डैमेज। लेजर की मदद से हम उनको वापस वहां पे वार्म कर सकते हैं। रिहाइड्रेशन एंड ग्रोथ, उसके बाद वाला स्टेज, दैट इज रिवाइव्ड लार्वा आर रिहाइड्रेटेड इन द सी वाटर, monitored for movement and settling, and then transferred to the controlled tanks for coral regrowth. इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो कोरल्स की जो जेनेटिक मटेरियल्स है उनको प्रिजर्व करने से लेके उसे वापस रिवाइवल तक की यहाँ पे पूरी पूरी प्लानिंग वहां पे चलती है। उसके मेन फीचर्स क्या है? तो एक तो कोरल की जेनेटिक डाइवर्सिटी को ये प्रिजर्व करेगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, एक क्लाइमेट रेजिलियंट रेस्टोरेशन बोल सकते हैं, रिसर्च करने का एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। साथ में कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जो अलग अलग देश की कंडीशंस को वहां पे, रीजनल एक्सपर्टाइज को वहां पे कोलैबोरेशन में डालेगा। और एक मॉडल स्पीसीज अप्रोच बोल सकते हैं, जहां पे जो बहुत ही हार्ड कोरल्स है उनके साथ वहां पे इसको शुरू किया जाने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्रियो बैंक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी लॉन्च कहां पे हुई है? इन फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस ने इसकी वहां पे की है शुरुआत। And then after the last topic, that is about IUCN World Conservation Congress 2025। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाली कांग्रेस हुई कहां पे है, तो दैट इज इन अबू धाबी। अबू धाबी दुबई के अंदर, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ये वाली एक मीटिंग होने वाली है, और जहां पे इंडिया जो है वो पहली बार अपनी एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो रेड लिस्ट है उसको यहाँ पे लॉन्च करेगा। एक 4 साल में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस है जिसको बोलते हैं IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो IUCN के द्वारा ही वहां पे ऑर्गेनाइज होती है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, साइंटिस्ट, इंडिजिनियस ग्रुप्स, प्राइवेट सेक्टर लीडर्स, उन सबको वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे लाती है। और बोल सकते हैं कि जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए या फिर क्लाइमेट एक्शन के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ग्लोबल प्रायोरिटीज है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। एक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंफ्लुएंशियल कंजर्वेशन पॉलिसी फोरम इसको बोल सकते हैं, और इस बार इसको यूएई ने वहां भी किया है होस्ट।
और हिस्ट्री में क्या है तो बोले सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी तो बोले 1948 सून आफ्टर आईयूसीएन फाउंडेशन। और इंडिया देखा जाए तो 1969 से इसका एक मेंबर है। पिछली वाली जो हुई थी इन द ईयर 2021 वो बेसिकली फ्रांस के अंदर हुई थी, जहां पे पोस्ट कोविड रिकवरी, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट इमरजेंसी के ऊपर फोकस किया गया था। इस बार की थीम्स वगैरह क्या है तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो अबू धाबी कांग्रेस विल फोकस ऑन 5 ट्रांसफॉर्मेटिव थीम्स टू ड्राइव द ग्लोबल कंजर्वेशन रोड मैप। पहली चीज दैट इज स्किलिंग अप रेजिलिएंट कंजर्वेशन एक्शन। सेकंड, रिड्यूसिंग द क्लाइमेट ओवरशूट रिस्क, delivering on equity, transitioning on nature positive economies and societies, and the last one is about disruptive innovation and leadership for conservation। तो 5 थीम के ऊपर इस बार की वाली जो मीटिंग है वो वहां पे फोकस करेगी, जहां पे एआई, यूथ लीडरशिप, उन सबको वहां पे वहां पे बोल सकते हैं कि सबको एक साथ वहां पे हार्नेस करना है। और पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो 9000 से भी ज्यादा ग्लोबल डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, साइंटिस्ट, पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस लीडर्स वो सब यहाँ पे आते हैं। प्रेजेंटेशन फ्रॉम मेजर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, रामसर कन्वेंशन, यूएनईपी, वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक ग्लोबल वोटिंग फोरम वहां पे होता है जहां पे 1400 प्लस मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वोट करते हैं ऑन ग्लोबल कंजर्वेशन पॉलिसी। एक मार्केट प्लेस बोल सकते हैं फॉर इनोवेशन, अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे लोग अपने अपने आइडियाज को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। नेटवर्किंग हब बोल सकते हैं। पब्लिक आउटरीच के ऊपर इसका फोकस बहुत बढ़िया से है, बिकॉज इट एंगेजेस द वाइडर पब्लिक थ्रू एग्जीबिशंस, फिल्म स्क्रीनिंग एज वेल एज एजुकेशनल इवेंट्स। और लास्ट में वहां पे आता है एक आउटकम डॉक्यूमेंट जो 2030 के बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को वहां पे बताएगा और उसको वहां पे कुछ अडॉप्शन करने की बातें वहां पे चलेगी। सो एक नई कॉन्फ्रेंस जो अबू धाबी के अंदर वहां पे होने वाली है, जो नॉर्मली हर 4 साल पे होती है, तो इस बार वहां पे 2025 के अंदर है। और देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है उसको वहां पे प्रूव करता है, किस तरीके से एक रेड लिस्ट वहां पे हमारे द्वारा एक प्रेजेंट होता है जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज को वहां पे शोकेस करेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं कंप्लीट, और नेक्स्ट टाइम कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का है, इसे यहाँ पे खत्म करते हैं।